गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 10th। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हम हमारा पहला पार्ट, विज्ञान का पहला पार्ट देख रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में हमने इसके पूर्व वीडियो में न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम देखा था बेटा, जिसमें न्यूटन ने कहा था कि विश्व के प्रत्येक पिंड अन्य प्रत्येक पिंड को कुछ निश्चित बल द्वारा आकर्षित करते हैं। यह बल आकर्षित करने वाले पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। और यही बल हमने यहाँ पे उदाहरण समीकरण द्वारा यहाँ पे बताए हैं। F समानुपाती दो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है और उसके बीच के दूरी के अंतर के वर्ग के बराबर प्रतिलोमानुपाती होता है। तो F समानुपाती m1 m2 बटे डी का वर्ग, इसी को हम लोग F बराबर g गुना m1 m2 बटे डी का वर्ग भी कहते हैं। ठीक है, ये आकृति से आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। इसके बाद हमने एक समान वृत्ताकार गति यानी कि अभिकेंद्री बल का परिणाम भी देखा हुआ है। आज हम लोग इसी के आधार पर कुछ हल किए गए उदाहरण देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपकी स्टूडेंट्स आपकी कॉपी में यहाँ पे एक उदाहरण दिख रहा है, उदाहरण 1, जिसमें बोला गया है कि महेंद्र और विराट 1 मीटर की दूरी पर बैठे हैं। मतलब कोई दो दोस्त हैं, M1 और M2, जैसे हमने यहाँ पे रखा था कि नहीं, यहाँ पे M1 और M2 हमने देखा था। तो महेंद्र और विराट एक दूसरे के दूरी पर बैठे हुए हैं और उनके बीच का जो अंतर है, जो कि हमने यहाँ पे डी लिया था बेटा, याद है आपको डी, वो कितना है, मान लो कि 1 मीटर है। और उनके द्रव्यमान क्रमशः 75 और 80 किलोग्राम है। अब उनके जो द्रव्यमान है यहाँ पे M1 और M2 जो है ना, ये उनके द्रव्यमान थे, तो ये 75 है और ये 80 किलोग्राम है। उनके बीच गुरुत्वीय बल कितना होगा, ये हमको ज्ञात करना है। अब देखिए बेटा, न्यूटन के गुरुत्वीय बल का, गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम देखा हमने, इसमें बल ही तो कैलकुलेट किया हुआ है, बल ज्ञात किया हुआ है ना। ये बल में हम लोग को M1 M2 और D, ये तीनों चीज़ें दी गई है यहाँ पे, और सिर्फ बल निकालना है। तो और देखो बेटा, यहाँ पे G की भी वैल्यू आप लोग को बताई गई है। ये G की वैल्यू देखिए यहाँ पे बॉक्स में, SI प्रणाली में जी की जो वैल्यू होती है वो 6.673 गुना 10 का घातांक ऋण 11 न्यूटन मीटर वर्ग बटे केजी का वर्ग है, ये बताई गई है। ये वैल्यू आप लोग को याद रखनी है। जी की ये कांस्टेंट वैल्यू है, स्थिर वैल्यू है, जो कभी नहीं बदलेंगी। वो हम लोग को यहाँ पे ये फॉर्मूले में यूज़ करके ये गणित में लेनी है। देखिए गणित में बताया क्या गया है, तो इसमें आपको ये हल किया हुआ उदाहरण बताया गया है। तो हल में आप लोग को R यानी कि जो D हमने लिया था ना, D का वर्ग, यहाँ पे R का वर्ग यानी कि R का वर्ग से लिखकर बताया है। D वर्ग भी ले सकते हैं, R भी ले सकते हैं, बोथ आर द सेम थिंग, दोनों एक ही चीज़ है। R इज इक्वल टू 1 मीटर है, M1 है 75 kg, M2 यानी महेंद्र का द्रव्यमान 75 kg है, M1 लेंगे। विराट का द्रव्यमान 80 kg है, M2 लेंगे। G जो है वो अभी मैंने आपको बताई, 6.67 गुना 10 का घातांक ऋण 11 न्यूटन मीटर वर्ग बटे केजी वर्ग, ये उसका स्थिरांक संख्या है। और न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार हमको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है बेटा, F बराबर G गुना M1 M2 बटे R का वर्ग। अब यहाँ पे संख्या हम लोग रख देंगे, जो जो संख्या हम लोग के पास है। जैसे कि G की वैल्यू है 6.67 गुना 10 का घातांक ऋण 11 गुना M1 है 75 किलोग्राम, फिर M2 है 80 किलोग्राम बटे R जो है वो 1 मीटर है बेटा। यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में बदलना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यूनिट एक जैसा ऐसा यूनिट है हम लोग को लेना है, तो 1 का वर्ग यहाँ पे लिखेंगे, 1 का वर्ग आप लोग को यहाँ पे लिखना है नीचे में। तो यहाँ पे इसको हल करने के बाद यदि आप लोगों ने इसको हल करके देखा तो आपको यहाँ पे उत्तर मिलता है बेटा 4.002 गुना 10 का घातांक ऋण 7 न्यूटन। हाँ, ये बात समझ में आई बेटा आप लोग को। अब ये न्यूटन में बल की जो SI इकाई होती है वो न्यूटन होती है, इसलिए हम लोगों ने इसको न्यूटन लिखा है। तो महेंद्र और विराट के बीच जो गुरुत्वीय बल होगा वो कितना होगा, 4.002 गुना 10 का घातांक ऋण 7 न्यूटन होगा। तो यह बल जो है यदि महेंद्र और जिस बेंच पर वह बैठा है उसके बीच का घर्षण बल 0 हो, तो इस गुरुत्वीय बल के कारण महेंद्र विराट की ओर सरकेगा। अब इस बल की ओर बल से
महेंद्र जो है वो विराट की ओर सरकेगा और उसका त्वरण और उसके सरकने का वेग हम न्यूटन के समीकरणों का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। मतलब उसका जो त्वरण होगा सरकने का और न्यूटन के समीकरणों का उपयोग करके हम लोग उसका वेग ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि अगले उदाहरण में हम लोगों ने वेग ज्ञात किया हुआ है। अब देखिए गणित क्या बताता है आप लोग को। उदाहरण 2 में आप लोग को इसी के आधार पर यह गणित दिया गया है। पहले गणित के आधार पर उपयुक्त उदाहरण में महेंद्र की बेंच घर्षण रहित होगी तो विरामावस्था से शुरू होने पर 1 सेकंड के बाद महेंद्र का विराट की ओर सरकने का वेग कितना होगा? क्या वो वेग समयानुसार बदलेगा और कैसे? तो इसका उत्तर जानने के लिए हम लोग ये गणित को हल करके देखेंगे बेटा। अब जैसे कि आप लोग को पता है कि त्वरण का सूत्र क्या है? बल बटे द्रव्यमान। ठीक है, त्वरण का क्या सूत्र है? त्वरण हम लोग ए से लिखते हैं, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन भी कहते हैं बेटा। तो महेंद्र पर प्रयुक्त बल जो है वो कितना है? यहाँ पे जो हमने अभी ज्ञात किया वो हमको मिला था 4.002 गुना 10 का घातांक ऋण 7 न्यूटन। महेंद्र का द्रव्यमान कितना था? 75 किलोग्राम। अब न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार महेंद्र के ऊपर बल के कारण होने वाला त्वरण जो होता है ए बराबर बल बटे द्रव्यमान बराबर बल की संख्या रखी, द्रव्यमान की संख्या रखी, दोनों को भाग देने के बाद हमको उत्तर यहाँ पे मिलता है बेटा 5.34 गुना 10 का घातांक ऋण 9 मीटर बटे सेकंड का वर्ग। न्यूटन के पहले समीकरण का उपयोग करके महेंद्र का 1 सेकंड बाद का वेग ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए बेटा 1 सेकंड के बाद का वेग ज्ञात करने के लिए हम लोग को न्यूटन के समीकरण का उपयोग करना पड़ेगा। न्यूटन का समीकरण क्या कहता है हम लोग को? v बराबर u बटे ए यू धन ए टी। तो प्रारंभ में महेंद्र का बेंच से सरकने का वेग कितना होगा? 0 होगा। तो उसका बेंच घर्षण रहित है, ऐसा मानने पर v बराबर u बराबर 0 है। a बराबर कितना मिला हम लोग को? 5.34 गुना 10 का घातांक ऋण 9 और t यानी कि कितना है? टाइम यानी कि 1 सेकंड। 1 सेकंड यहाँ पे हम लोग को लेना है। तो महेंद्र का 1 सेकंड के बाद का वेग कितना होगा? 1 सेकंड मान लो कि वो थोड़ा सा सरक गया, तो वो वेग हमने ज्ञात किया हुआ है यहाँ पे 5.34 गुना 10 का घातांक ऋण 9 मीटर बटे सेकंड। यह अत्यंत धीमा वेग है और वह भी घर्षण के अभाव में ही संभव है। घर्षण नहीं हुआ था, बस 1 सेकंड में आदमी घूमेगा, मतलब सरकेगा ही कितना, यह तुम्हें पता चला ही होगा। यह वेग त्वरण के कारण बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वो सरकेगा वैसे वैसे ये त्वरण का वेग जो है वो बढ़ता ही जाएगा बेटा। तो जैसे कि हम लोगों ने टाइम जो है वहाँ पे 1 मीटर लिया था, 1 मीटर बटे सेकंड लिया था, वहाँ पे 2 मीटर बटे सेकंड भी ले सकते हैं। मतलब टी जो है टाइम 2 सेकंड हो सकता है, 3 सेकंड हो सकता है, 4 सेकंड हो सकता है, वो हम लोग को यहाँ पे लेना है। तो यह वेग त्वरण के कारण बढ़ता है। उसी प्रकार समयानुसार महेंद्र विराट के समीप सरकने के कारण उसके बीच की दूरी कम होती जाएगी, दूरी कम हो जाएगी और गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार गुरुत्वीय बल बढ़ते जाएगा। मतलब यदि दूरी कम होती है तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार क्या होता है? गुरुत्वीय बल बढ़ता है ना। दूरी जैसे जैसे कम होती है वैसे वैसे, जैसे देखिए कोई एक चीज़ मैंने ऊपर आसमान में फेंकी, तो वो जैसे जैसे नज़दीक आएंगी तो उसका जो गुरुत्वीय बल है बढ़ता जाता है और दूरी कम कम होती जाती है, और उस कारण न्यूटन के दूसरे नियमानुसार त्वरण भी बढ़ते जाएगा और इस गुरुत्वीय बल बढ़ने की वजह से जो है वो त्वरण भी बढ़ता जाएगा। ये आप लोग को बताया गया है। अब देखिए बेटा उदाहरण 2 में महेंद्र का त्वरण स्थिर रखने पर वेगानुसार उसे विराट तक सरकने के लिए कितना समय लगेगा? ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये प्रश्न का उत्तर अभी हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स दिया गया है। ये बॉक्स में आप लोग को बेटा ज्वार और भाटे के बारे में जानकारी बताई है। ज्वार भाटा आप लोग को पता है, जो समुद्र में जो लहरें उठती हैं वो दिन में 2 बार उठती हैं, है ना। मतलब 2 बार बढ़ता है और कम होता है दिन भर में, नियमित समयावधि के बाद ये प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे देखिए ये पूर्व पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, ये आपकी पृथ्वी है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये अंडाकृति सरका हुआ है, इधर भी सरका हुआ है। तो जब ये सरका हुआ जो भाग आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है ना, 180 डिग्री 360 डिग्री पे, इस तरह के सरकने की क्रिया को हम लोग ज्वार कहते हैं, है ना। और ऊपर उत्तर और दक्षिण की तरफ 90 डिग्री सरकने वाली क्रिया को हम लोग को क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। इस तरह से पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव पर भाटा मिलेगा और पृथ्वी के पूर्वीय और पश्चिम ध्रुव पर हम लोग को ज्वार ये
क्रिया यहाँ पे होती घटित होती हुई आप लोग को दिख रही है। यही चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ये आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते बेटा हमारे अगले भाग की तरफ। इसमें आप लोग को बोला है पृथ्वी का गुरुत्वीय बल, अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स। तो अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स के में आप लोग को एक पत्थर का वेग एक समान होगा क्या, यह पूछा है। मतलब जब हम लोग सीधे किसी पत्थर को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो क्या वो समय अनुसार बदलेगा? तो हाँ, वेग तो एक समान नहीं होता है। जब हम लोग जोर से फेंकेंगे तो उसका वेग बहुत ज़्यादा होगा, और उसके बाद जब वो नीचे आएगा तो वो थोड़ा धीमा होकर और ज़्यादा वेग से नीचे आता है। तो वो किस प्रकार बदलेगा, इसके बारे में जानकारी बतानी है। वह पत्थर सतत ऊपर क्यों नहीं जाता? वो ऊपर क्यों नहीं जाता बेटा? आपको पता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसको अपनी ओर खींचता है। थोड़ी ऊंचाई पर जाकर वह पुनः नीचे क्यों आता है? वो नीचे क्यों आता है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो पृथ्वी अपने ओर खींचकर उसको नीचे बुलाती है। और उसकी अधिकतम ऊंचाई किस पर निर्भर होती है? उसकी अधिकतम ऊंचाई हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर ही निर्भर होती है। क्योंकि देखिए, अगर प्लेन उड़ता है तो वो प्लेन उड़ता ही जाता है, वो नीचे क्यों नहीं आता? क्योंकि हमें गुरुत्वाकर्षण को छोड़ने के लिए पंखे का सहारा लेना पड़ता है। वो क्या करता है, प्लेन को, एरोप्लेन को ऊपर लेकर जाकर गुरुत्वीय बल को कम से कम करने की कोशिश करता है। इस वजह से कोई भी प्लेन आसानी से ऊपर उड़ सकता है। हाँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग को दिया है पृथ्वी उसके समीप के सभी पिंडों को गुरुत्वीय बल से अपनी ओर आकर्षित करती है। आपको पता है बेटा कि कोई भी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है ना, और बहुत सारे उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह भी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं, वो अपनी ओर आकर्षित करती है ना, परंतु वो सब एक गति से घूमते हुए आप लोग को दिखेंगे, है ना। तो पृथ्वी का द्रव्यमान केंद्र उसका केंद्र बिंदु होता है, इसलिए किसी भी पिंड पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल पृथ्वी के केंद्र की दिशा में ही होगा। मतलब जैसे आपको पता है कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु जो होता है उसके ऊपर पृथ्वी का पूरा गुरुत्वीय बल निर्भर होता है, और उसी की वजह से पृथ्वी की केंद्र की दिशा में ही उसके चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह चंद्रमा हो गए, वो एक समान गति से घूमते रहते हुए हैं, दिखते हैं हम लोग को। अतः इस बल के कारण वस्तु क्षैतिज के लंब दिशा में नीचे गिरती है। इसी प्रकार जब हम कोई पत्थर क्षैतिज लंब दिशा में सीधे ऊपर फेंकते हैं तब यही बल उसे नीचे खींचता है और उसका वेग कम करता है। देखिए, जैसे ही हमने कोई चीज या पत्थर ऊपर फेंका तो वो क्या करता है, उसका बल कम कर देता है, उसका वेग कम कर देता है और उसे नीचे खींचता है। और निरंतर प्रयुक्त होने वाले इस बल के कारण पत्थर का वेग कुछ समय के पश्चात शून्य हो जाता है। अब जैसे ही वो पृथ्वी की तरफ बढ़ेगा और पृथ्वी पर गिर जाता है तो उसका समय जो भी हो, उसका जो बल होता है वो क्या हो जाता है बेटा, शून्य हो जाता है। उसी बल के कारण पत्थर नीचे पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने लगता है। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे उदाहरण बताया गया है कि मान लो कि महेंद्र, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो गणित देखा था, महेंद्र पर होने वाले गुरुत्वीय बल का परिमाण ज्ञात करो। मतलब महेंद्र पर गुरुत्वीय बल कितना होगा पृथ्वी का। अब हमने देखो, ये जो पहला जो गणित देखा था, पहला और दूसरा, ये जो है ये गणित आप लोग को महेंद्र और विराट दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर होने पर ज्ञात करने के लिए बल निकालकर हम लोग को उत्तर बताया था, और उसका वेग 1 सेकंड सरकने पर कितना होता है वो भी हमने ज्ञात किया हुआ है। अब हम लोग जो पहला और दूसरा एक बाद वाला गणित देख रहे हैं, इसमें आप लोग को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से इसको जोड़ना है बेटा। जैसे कि महेंद्र पर गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल का परिणाम कितना होगा ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे विराट कहीं पे भी नहीं आएगा। तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो हम लोग को यहाँ पे m1 यानी कि कितना दिया हुआ है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ये देखो पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये बात आप लोग हमेशा याद रखना। फिर देखो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है बेटा, तो त्रिज्या यानी कि r बराबर 6.4 × 10⁻6 मीटर होती है। और महेंद्र का द्रव्यमान जो है वो तो आपको पता ही है कि वो है m2 बराबर 75 kg, है ना। तो m1 यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान, महेंद्र का द्रव्यमान m2 बराबर 75 kg, दोनों के बीच की जो त्रिज्या होती है पृथ्वी की वो है 6.4 × 10⁻6 मीटर। और जी यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वीय स्थिरांक, यानी कि जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई वो ये संख्या हमेशा स्थिर होगी, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर वर्ग बटे kg का वर्ग। तो गुरुत्वीय बल के सिद्धांत के अनुसार महेंद्र पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वीय बल कितना होगा, जो हम लोग फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला क्या है, F बराबर G × m1 m2 बटे r का वर्ग।
जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने ये उदाहरण देखा हुआ है। तो अब हम लोग ये पूरी संख्याएं ये फॉर्मूले में रख देंगे, और फॉर्मूले में रखने के बाद हम लोग को इसका जो बल है वो न्यूटन में मिलेगा, क्योंकि न्यूटन जो है वो बल की एसआई इकाई है। तो बराबर 733 न्यूटन, इसको हल करने के बाद आपको उत्तर मिलता है। तो यह बल महेंद्र और विराट के बीच के गुरुत्वीय बल का 1.84 गुना 10 का घातांक 9 गुना है। देखिए ये जो 1.84 गुना 10 का घातांक 9 कैसे ज्ञात किया, तो देखिए यहाँ पे आपको जो उत्तर मिला है 733 है ना, इसको यदि हम लोगों ने ये 4.002 से भाग दिया तो आपको इसका उत्तर 1.84 गुना 10 का घातांक 9 मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे महेंद्र पर गुरुत्वीय बल का परिमाण कितना होगा, ये हमने निकाला 733 न्यूटन होगा। पृथ्वी द्वारा उसके ऊपर प्रयुक्त किया गया बल ये होगा 733 न्यूटन। अब विरामावस्था में शुरू करके पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण 1 सेकंड के बाद महेंद्र का वेग कितना होगा, मतलब जैसे हम लोगों ने 1 सेकंड के बाद महेंद्र अगर थोड़ी देर के लिए थोड़ा खिसकता है, सरकता है, तो उसका वेग हमने ज्ञात किया था। अब हम लोग इसको पृथ्वी के साथ कंपेयर करेंगे बेटा। तो यहाँ पे देखिए महेंद्र का प्रारंभिक वेग हमको पता है 0 था, उस पर गुरुत्वीय बल कितना था पृथ्वी का 733 न्यूटन था। महेंद्र का द्रव्यमान 75 kg है जो कि m है, और टाइम यानी कि 1 सेकंड आप लोग को अभी बताया गया है। तो महेंद्र का द्रव्यमान जो है यानी कि त्वरण अगर हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो वो हम लोग को यहाँ पे महेंद्र का द्रव्यमान नहीं, महेंद्र का त्वरण यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो A बराबर F/m हम लोग को लेना है। तो F कितना है 733 न्यूटन है, और M कितना है बेटा 75 kg है। तो 733/75 को करने के बाद आप लोग को उत्तर कितना मिलता है 9.77 मीटर का सेकंड का वर्ग। फिर न्यूटन के पहले नियम के अनुसार, जैसे कि हमने इसके पहले वाले गणित में भी ये फार्मूला यूज किया है, V बराबर U धन AT। तो महेंद्र का 1 सेकंड के पश्चात का वेग हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आप लोग को इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग कितना होगा 0, और A की संख्या कितनी निकाली हमने त्वरण 9.77 मीटर 77, और T कितना दिया बेटा 1 सेकंड, तो 9.77 गुना 1 यानी कि 9.77 मीटर बटे सेकंड। तो यह वेग पृष्ठ 6 पर उदाहरण 2 के महेंद्र के वेग का 1.83 गुना 10 का घातांक 9 है। देखिए यहाँ पे भी 1.84 मिला था, और यहाँ पे 1.83 गुना 10 का घातांक 9 मिला हुआ है। ये देखिए ये संख्या एकदम से समान मिल रही है आप लोग को। ये कैसे ज्ञात किया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे यदि 5.34 है ना, अगर हमने ये 9.77 को 5.34 से भाग दिया तो आपको यहाँ पे उत्तर मिलता है 1.83। या आप लोग कैलकुलेटर में करके देख सकते बेटा। तो न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पिंड अन्य पिंडों को आकर्षित करता है, अर्थात पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित करती है। उसी प्रकार देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, उसी प्रकार सेब भी पृथ्वी को उतने ही बल से अपनी ओर आकर्षित करता है। अभी तक ये हम लोग समझ रहे थे कि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, लेकिन आज हम लोग ने एक नई बात सीखी, एक समझी कि सेब भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है। फिर सेब पृथ्वी पर क्यों गिरता है, जैसे कि आप लोग को पता है कि सेब अगर पृथ्वी को अपने ओर आकर्षित कर रहा है तो उसने सेब ने पृथ्वी पर गिरना नहीं चाहिए, पर यहाँ पे क्या बोला है कि पृथ्वी सेब की ओर क्यों नहीं सरकती। तो आपको तो पता ही बेटा पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा है, सेब का कम है, इस वजह से पृथ्वी सेब के ऊपर नहीं गिरती, सेब जो है वो पृथ्वी के ऊपर गिरता है। तो पृथ्वी का गुरुत्वीय बल चंद्रमा पर प्रयुक्त होने के कारण चंद्रमा पृथ्वी के परितः परिक्रमा करता है। हाँ बिल्कुल, कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा करता है। तो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले कृत्रिम उपग्रह के लिए भी यही घटित होता होगा, है ना। जैसे कि गुरुत्वीय बल की वजह से कृत्रिम उपग्रह भी पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहते हैं और चंद्रमा भी घूमता रहता है। तो चंद्रमा पर भी यह बल प्रयुक्त होने के कारण चंद्रमा पृथ्वी के परितः परिक्रमा करता है। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल की वजह से ही चंद्रमा पृथ्वी के परिक्रमण करता है। तो पृथ्वी का परिभ्रमण करने वाले कृत्रिम उपग्रहों के लिए भी यही घटित होता है। अब देखिए बेटा परिभ्रमण जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह भी करते हैं, परंतु वो उनके ऊपर यदि यहाँ पे गुरुत्वीय बल आकर्षित हो रहा है, प्रेरित हो रहा है, तो वो जो चंद्रमा और कृत्रिम उपग्रह होते हैं पृथ्वी के परिक्रमा करते हैं, उन्हें पृथ्वी खुद की ओर आकर्षित करती है, तो वे सेब की तरह पृथ्वी पर नहीं गिरते। ऐसा क्यों होता है। अब आप लोग को पता है कि
पृथ्वी के अंदर सेब है, इसलिए गुरुत्वीय बल ज़्यादा होता है, उस वजह से वो सेब नीचे गिर जाता है। लेकिन पृथ्वी के कक्षा के बाहर जब कोई भी वस्तु चली जाती है तो गुरुत्वीय बल तो आकर्षित करता ही है, परंतु वहाँ पे वेग जो होता है ना, किसी भी पदार्थ का, मतलब चंद्रमा का हो गया, कृत्रिम उपग्रह को हो गया, उनका वेग की वजह से वो जो है वो कक्षा के चारों ओर ही, उनकी कक्षा में ही घूमता रहता है, वो अंदर की तरफ नहीं आता, क्योंकि वो जो है वो पृथ्वी की कक्षा के बाहर पहुंच गया। तो ऐसा चंद्रमा और कृत्रिम उपग्रह की उनकी कक्षाओं में वेग के कारण होता है, और यदि यह वेग नहीं होता तो वे पृथ्वी पर गिर गए होते। मतलब ये हमको प्रश्न का उत्तर, यहाँ पे प्रश्न भी पूछा गया और उसी में उत्तर भी बताया गया है कि यदि यह वेग नहीं होता तो पृथ्वी पर यह कृत्रिम उपग्रह और चंद्रमा चारों ओर घूमते हुए नहीं दिखते, वो गिर जाते। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ यहाँ पे है वो कौन सी है, वेग है। तो आशा करता हूँ बेटा ये जो वीडियो है वो आप लोग को पसंद आया है, और आपने अभी तक के जितने भी वीडियो हमारे बने हुए हैं सबकी पढ़ाई की हुई है। अगली वीडियो में हम लोग हमारा अगला भाग पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण ज़रूर देखेंगे, लेकिन तब तक जितना भी पाठ हमारा हुआ है वो सब आप लोग अच्छे से पढ़ के रखिए। जो भी आज मैंने पढ़ाया हुआ है भाग, ये गणित जो है वो करके देखिए, आप लोग अपनी कॉपी में लिख के रखिए, ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। और अगर नहीं समझा तो भी ये वीडियो आप लोग 2-3 बार देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास सो मच, बाय।